आपके दिल को करने हरा भरा, दिमाग को करने टेंशन फ्री, यूनिक अंदाज में बिना कॉपी पेस्ट, बिना कोई मिमिक्री, मैं चंदन सर शुरू कर रहा हूँ सीरीज ऑफ पोइट्री। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका चंदन सर और आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वेब्स बाय चंदन सर में। पिछले वीडियो जो मैंने सीरीज ऑफ राइटिंग स्किल स्टार्ट किया था, उसमें ट्रिक्स मेरे अब तैयार होते जाएंगे, मिलते जाएंगे आपको। पहले 3 सीरीज मैंने शुरू करने का सोचा है। पहले सीरीज ऑफ आप राइटिंग शुरू कर चुका हूँ मैं। आज शुरू होने जा रहा है आपका सीरीज ऑफ पोइट्री। फिर एक शुरू करूँगा कि ग्रामर जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में, उससे रिलेटेड जो कह लो ग्रामर फॉर बोर्ड एग्जाम, इस तरह का एक सीरीज आएगा। ये 3 सीरीज मेरा चलेगा और अब वीडियो जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आज एक जो सीरीज में ले रहा हूँ आपके सामने वो है सीरीज ऑफ पोइट्री। माइंड को कर लीजिए फ्री। आज सबसे पहले सीरीज ऑफ पोइट्री में मेरा जो फेवरेट पोएम है दोस्तों वो है कीपिंग क्वाइट। वो लेंगे हम, पर थोड़ी सी बात आपसे कर लूँ मैं अपने पोइट्री को कैसे पढ़ाने का स्टाइल है मेरा, सब सुनोगे ध्यान से। आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। अ पोएट कैन रीच वेयर द सन कांट। एक कवि वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ रवि यानी सूरज की किरणें नहीं पहुँचती है। यानी कवि की जो भावनाएं हैं, जो इमोशन है, वो बहुत दूर तक लोगों को टच करती है, लोगों के हृदय के अंदर गहराई तक पहुँच जाती है कवि की भावना, जो रवि यानी सूर्य का प्रकाश नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर गाइड और पासपोर्ट तक पढ़ते जाओ तो वो केवल ट्रांसलेशन दिया होता है। कविता की भावना जब तक आप इमोशनली वहाँ अंदर एकदम डूबोगे नहीं, उसकी पूरी भावना, पूरी निचोड़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं जो कविता पढ़ाऊँगा एक अलग ही अंदाज में होगा दोस्तों। जो गाइड और पासपोर्ट का भाषा जो होता है या कोई कॉपी पेस्ट लाइन वगैरह नहीं मिलेगा। बहुत डीपली एक एक चीज़ का एकदम नस नस तोड़ कर, एकदम एक एक हड्डी चकना चूर करके कहो, एकदम डीप में एकदम तोड़ दूंगा। एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस अच्छे से तोड़ के समझाऊंगा एकदम। और जो उसकी गहराई की भावना होगी वो एकदम एकदम अंदर से खींच कर निकालने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और कविता की इस भावनाओं के रंग में आप रंग सको और अपने जीवन के ढंग को थोड़ा बदल सको। देखो, विद्यार्थी का मतलब क्या है? केवल विद्या को आप लेते हो और जीवन में उतारते नहीं हो तो आप विद्यार्थी नहीं हो, विद्या का अर्थ ही उठाने वाले हो। विद्यार्थी तो आप तब हो जब आप विद्या को ग्रहण करके अपने जीवन में उसको अप्लाई करते हो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हो, तो आप विद्यार्थी कहलाते हो। तो मेरी कविता पढ़ाने का स्टाइल ऐसा होगा कि आप एकदम उसको गहराई में ले जाऊंगा आपको, और आप उस गहराई में जा करके जीवन में उसको अपने उतारने की कोशिश करोगे, जीवन को एक नया रंग देने की कोशिश करोगे। सिर्फ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो पढ़ो वो केवल मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ो, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए। कवि की कविता आपको मार्क्स दिलाने के लिए नहीं बनी है, आपको जीवन में एक नया उत्थान हो, एक नई प्रेरणा हो, नया जोश, नई उमंग के साथ आप जीवन में कुछ कर सको, ऐसा जोश के की कल्पना लिए हुए कवि कविताएं लिखते हैं, एक मोटिवेशन देने के लिए, समाज को जगाने के लिए। और समाज अगर जागे नहीं, केवल मार्क्स उठाने पर रह जाए, तो फिर कवि की कविता लिखना फिर निरर्थक हो जाता है। अगर हम कवि का सम्मान करते तो उनकी गहराई में जाकर उसको जीवन में उतारने की कोशिश हम करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा पूरी गहराई से एक एक बात को तोड़ने का। तो आज सीरीज का चूँकि आगाज़ है, आगाज़ आप देखोगे, फिर धीरे धीरे इसको अंजाम तक हम ले जाएंगे। और ये चूँकि दोस्तों मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा, एक एक बात को डीपली पढ़ाऊँगा, तो एक ही वीडियो में वो सारा करने लग जाएगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। आपका प्रॉब्लम भी यही है ना, बड़े वीडियो देखने के लिए पैसेंस नहीं रह जाता है। इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा छोटा ही बने, पार्ट वाइज बने, ये कोशिश रहेगा, लेकिन डीपली होगा, एक पार्ट में सारे खत्म नहीं हो जाएंगे। तो आज जो कविता मैं ले रहा हूँ दोस्तों वो है कीपिंग क्वाइट। कीप मतलब रखना, क्वाइट मतलब चुप्पी, शांति, मौन। मौन रखना, चुप्पी रखना, शांति रखना। अब कविता का ये हेडिंग देख के आपके दिमाग में क्या क्या डिंग हो रहा होगा? कुछ घंटी बज रही होगी, शायद चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए, शांति का उपदेश दिया जा रहा हो, ऐसा कुछ भाव तो मन में आ रहा होगा, इमेजिन करो। तो कविता में जाने से पहले हम पहले कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चूँकि पढ़ाई करने वाले हो तो साथ में बुक जरूर रखोगे, ताकि आपको लाइन बाय लाइन वर्ड, एक एक वर्ड के हिसाब से सारा चीज़ समझ में आए, कॉन्सेप्ट ठीक जाएगा, ध्यान एकदम सेंट्रलाइज रहेगा आपका। बुक साथ में जरूर रखोगे आप।
तो कविता है कीपिंग क्वाइट दोस्तों। कीपिंग क्वाइट के जो पोएट हैं उनका नाम है पैब्लो नेरुडा। पैब्लो नेरुडा इनका नाम है। तो आपको एग्जाम में पोएट्री का नेम भी पूछा जाता है, वो जरूर याद रखोगे। तो कीपिंग क्वाइट कविता का नाम है और पैब्लो नेरुडा इनके पोएट हैं। पैब्लो नेरुडा का जन्म हुआ 1904 में दोस्तों और 1973 में चले गए। जो भी दुनिया में आते हैं उनको जाना होता है, लेकिन कुछ छाप छोड़कर चले जाते हैं, सबके दिलो दिमाग में छप जाते हैं। तो कुछ ऐसा हमें भी करना है। जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जो आए हैं जाएंगे, राजा हो रंक हो फकीर है, पर एक सिंहासन चढ़ के जाता है परमात्मा के धाम में। उनके सिंहासन में उनको एक अच्छा सिंहासन मिलता है, इज्जत मिलता है, आदर मिलता है, खुशी से वो परमात्मा से नजरें मिला पाता है। और एक बंधे जंजीर, इसको यमदूत कहो, काल कहो, शैतान कहो, जो है उसको घसीट कर ले जाता है। दैट्स अनदर मैटर। मेन बात है कि हमें दुनिया में छाप अच्छा छोड़ना है। तो कवि अपनी छाप छोड़ जाते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। हमें अपनी छाप छोड़नी है कविताओं के में दिए गए संदेश को जीवन में उतार करके। तो पैब्लो नेरुडा इज द पेन नेम। पैब्लो नेरुडा कहते हैं, एक एक वर्ड को समझिएगा ध्यान से। पैब्लो नेरुडा इज द पेन नेम। पेन नेम मतलब कागजी नाम। जो ऑथर होते हैं, कुछ लेखक वगैरह होते हैं ना, जो अपने असली नाम को छुपाते हैं, जिसको हम स्यूडोनिम भी कहते हैं, इसको छद्म नाम कहते हैं, अपने नाम को छुपाने के लिए। तो लेखक के द्वारा छुपाया गया एक कागजी नाम कहो, असली नाम को छुपाकर एक नया नाम जो कागजी नाम होता है वो पेन नेम होता है ऑथर का। तो कहते हैं पैब्लो नेरुडा इज द पेन नेम। पैब्लो नेरुडा पेन नेम है किसका? ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेज बेसुआल्डो। इतना लंबा नाम याद रहेगा, याद रखना है। नेफ्टाली रिकार्डो रेज बेसुआल्डो। नेफ्टाली रिकार्डो रेज बेसुआल्डो। नेफ्टाली रिकार्डो रेज बेसुआल्डो ये कवि हैं और इनका पेन नेम जो शॉर्ट में है वो क्या हुआ? वो पैब्लो नेरुडा। तो पैब्लो नेरुडा इज द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेज बेसुआल्डो हु वाज बोर्न, जिनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ? इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। चिली के पैरल जगह में इनका जन्म होता है। चिली के पैरल जगह में इनका क्षेत्र में इनका जन्म होता है। अब नेरुडा की कविता की विशेषताएं कुछ हम देखें। कहते हैं नेरुडाज पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेज। नेरुडाज पोएम्स, नेरुडा की कविताएं आर फुल, भरी हुई है। देख रहे हो, एक एक वर्ड तोड़ तोड़ के मैं बताता हूँ। नेरुडाज पोएम्स, नेरुडा की कविताएं आर है फुल, भरी हुई, अब इजीली, आसानी से, अंडरस्टूड, समझे जाने योग्य, इमेज, रूपकों के द्वारा। रूपक क्या होता है? कविता में जैसे किसी की तुलना करते हैं, चांद सा मुखड़ा। माई मदर एट 66 पोएट्री आप पढ़ोगे तो उसमें कवि ने अपने माँ के चेहरे का तुलना चांद से किया है। तो किसी से कोई कंपेयर करना या कोई सिंबल के रूप में प्रयोग करना या कोई मेटाफोर, लक्षणा जिसको कहते हैं, जैसे कि किसी को पगड़ी में देख लो तो उसमें एक लक्षण चलाता है कि वो जो है सिख होंगे। कुछ लक्षण से, बीमारी का कोई लक्षण देख ली, इसको कैंसर हो गया, जिसको नो आंसर हो गया है, जिसको शुगर हो गया, जिसको क्या हो गया, ये लक्षण से जो पता चलता है। तो कुछ लक्षणा सूचक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कविता में। जो देखो ये सब इमेज वो चीज़ होता है जो वर्ड के रूप में दिखता कुछ और है, उसका भाव विशेष गहरा में छुपा कुछ और रहता है। तो ये इमेज इतने डीपली, इतने मन एकदम जटिल नहीं लेते हैं कि समझ में ना आए। तो ये कहते हैं नेरुडा की जो कविता है ना वो भरी हुई है आसानी से समझे जाने योग्य इमेज के द्वारा, रूपकों के द्वारा। हिंदी इसका रूपक होता है। तो कहते हैं ये जो इमेज इन्होंने डाला है कविता में, कहते हैं विच मेक, जो बनाती है, देम, उनको, मतलब उनकी कविताओं को, नो लेस ब्यूटीफुल, कम सुंदर नहीं, मतलब वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बनाती है। इस कविता में आगे कुछ हम जानते हैं कवि के बारे में। ही वॉन द नोबेल प्राइज, इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता फॉर द लिटरेचर, साहित्य के लिए, इन द ईयर 1971, 1971 में इन्होंने, कब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1971 में इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, अब इस कविता में कवि किस मुद्दे पर बात करते हैं वो देखते हैं। इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स, इस कविता में नेरुडा बात करती है, बताती है अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, क्वाइट मतलब चुप्पी, मौन, इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण। तो चुप होकर आत्मनिरीक्षण का क्या महत्व है वो इस कविता में कवि बताती है। और क्या बताती है? एंड क्रिएटिंग ऑफ फीलिंग, एक भावना उत्पन्न करना,
ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर समझदारी की अमोंग ह्यूमन बीइंग, मानव के बीच। तो मानव के बीच परस्पर समझदारी की भावना पैदा करने की क्या आवश्यकता है और क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की क्या आवश्यकता है, इस कविता में कवि इन बात पर फोकस देंगे। तो हम इस बात को दो बात को समझें। पहले क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन क्या है। इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण, अपने आत्मा का निरीक्षण, अपने आत्मा की जांच पड़ताल। आत्मा मतलब अपने आप की, अपने अंदर गहराई में झांकना, अपने गिरेबान में झांकना, अपने अंदर गहराई में जाकर मौन होकर आत्मचिंतन करके अपनी कमजोरियों को, अपनी ताकतों को पहचानना, ये है आत्मनिरीक्षण। अगर हम अपनी ताकतों को नहीं पहचानेंगे दोस्तों, तो हम परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस नहीं जुटा पाएंगे। अगर हम अपनी कमजोरियों को नहीं जानेंगे तो सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इंसान आत्मनिरीक्षण करना भूल गया है। हमेशा दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली करते रहना, ये दूसरों का निरीक्षण है। अपनी गहराई में झांकना, अपने आप को परखना, अपने आप को समझना, ये है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। अपनी ताकतों को नहीं समझेंगे, जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकेंगे। आपको पता है ना, हनुमान जी जब समुद्र लांघने के लिए जा रहे थे तो उन्हें डर लग रहा था, पता नहीं मैं समुद्र लांघ पाऊंगा कि नहीं। पर उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाया जामवंत जी ने कि आप बाल्यकाल में ही, बचपन में ही सहस्त्र माने हजारों योजन दूर, अभी के हिसाब से 15 करोड़ किलोमीटर करीब है सूर्य की दूरी, उतनी दूर आप बाल्यकाल में ही, बचपन में ही फल समझकर से निकलने के लिए चल पड़े थे। ये तो समुद्र इतनी छोटी दूरी है उसकी तुलना में, अब क्यों डरते हो। जब हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास हुआ, ज्ञान हुआ, वो चल पड़े भगवान का नाम लेकर। तो केवल ज्ञान हो जाना अपने आप की ताकतों का, ये कितनी बड़ी काम कर सकता है, आप समझ सकते हो। तो बस अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप की को समझना होगा कि मैं कितना कीमती हूँ, मुझ में कितना सामर्थ्य है। एक आत्मा की शक्ति अद्भुत है, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। शक्तिमान देखा है ना आप लोगों ने, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। पूरा सुनिएगा पूरा। तो इंसान के में अंदर कितनी शक्तियाँ छुपी हुई है, कितनी ताकतें हैं, वो शक्तिमान का पूरा गाना बताया गया है। तो ये इंसान की ताकतें क्या है, कमजोरियाँ क्या है, इंसान खुद को परखे, खुद को झांके, ये कितनी जरूरी है। इंसान आज खुद के अंदर देखना भूल गया है, कुछ सोचना भूल गया है। भाई बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में हो दसाए। तो अपने आप को समझना जरूरी है। विचारना करने से पहले, थिंक बिफोर डूइंग, सोचने से करने से पहले सोचो। जो सोचे बिना कहते, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, उसे पछताना पड़ता है। और काम बिगाड़े अपना जग में हो हंसाए, संसार में उसकी हंसी होती है दोस्तों। तो इसलिए अपने आप को समझना जरूरी है। करने से पहले विचारने की शक्ति होनी चाहिए अपने अंदर झांको, अपनी गहराई में जाओ, चिंतन शक्ति का विकास करो। ये है आत्मनिरीक्षण। रोज अगर 2-5 मिनट समय अपने एकांत में खुद से बात करने के लिए दें, हम खुद को झांकने के लिए दें, हम क्या दिन भर आज दिन की योजना हमारी कैसी होनी चाहिए, ये विचार करें। सोकर उठने के बाद दिन भर का शेड्यूल मन में सेट करें, कैसे कैसे जीवन शैली को पार करना है, आज जीवन कैसे जीना है, रूटीन कैसा होना चाहिए। सोने से पहले इसको फिर एनालाइज कीजिए, फिर उसको निरीक्षण कीजिए अपने अंदर में कि आज क्या क्या कमियां रह गई, आगे इसे नहीं दोहराने के लिए खुद को डिटरमाइंड कीजिए। ये आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया जीवन का अगर अंग बन जाए तो हम हजारों गलतियों से बच सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड कर सकते हैं खुद को। तो आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता क्या है, ये इस कविता में कवि बताएंगे। और परस्पर समझदारी की भावना, अंडरस्टैंडिंग, ये क्यों जरूरी है। परस्पर अमंग ह्यूमन बीइंग, मानव के बीच परस्पर समझदारी की भावना। समझदारी न होने की वजह से तो हम इतने बटे हैं, इतने कट गए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई पढ़ के ले लेते हैं जमहाई मेरे भाई, पर कुछ आज तक समझ में नहीं आई। तो जब तक हम इसको विचारेंगे नहीं इन बातों को, आप जानते हो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी धर्म कोई मजहब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। मानव के बीच आज टकराव है, हिंसा, द्वेष, क्लेश, इन सब की भावना फैल रही है। तो समझदारी खत्म हो रही है, नासमझी इंसान के अंदर आ रही है। देखो यहाँ एक वर्ड है ह्यूमन बीइंग, 2 वर्ड मिलकर बना है, जिसका मतलब मनुष्य होता है। ह्यूमन का मतलब होता है मानवी, माने मानव जैसा, लाइक मैन। अब बीइंग माने होता है स्वभाव, नेचर। जिसके अंदर मानव जैसा स्वभाव है ना, वही मानव कहलाने का हकदार है। अदरवाइज वो इंसान नहीं बल्कि इंसान है। इंसान माने पागल। तो जो जीवन में अपने को समझदारी पूर्ण रूप से नहीं ढालता है, ये समझ नहीं पाता है कि हम सभी एक ईश्वर के संतान हैं, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। सबको एक ही परमात्मा के धाम से
यहाँ जन संसार में उतरे, आए एक ही देश से, कबीरदास की वाणी है। उतरे एक ही घाट, एक ही संसार में उतरे धरती में, हवा लगी संसार की, संसार का दुर्बुद्धि ने घेरा, माया मोह ने घेरा, बुद्धि गई घास चरने, और हो गए 12 बाट हो गए, बंटवारे हो गए। हमने जीवन में बांटना ही बांटना सीखा है। तो ये नासमझी ने हमें दूर कर दिया है अपनों से। अपने लिए आज वक्त नहीं है, अपनों के लिए वक्त नहीं है। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन होगा, अपने लिए वक्त निकालना, अपनों के लिए वक्त निकालने की भावना तभी होगी जब अपने लिए वक्त निकालेंगे, अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करेंगे। इस कविता में, कीपिंग क्वाइट कविता में जो इनका 2 मूल बिंदु होगा जोर, वो होगा आत्मनिरीक्षण का क्या वैल्यू है, क्वाइट आइसोलेशन, मौन होकर आत्मनिरीक्षण करना, और परस्पर समझदारी की भावना क्यों जरूरी है। आप समझ गए, इंसान नहीं इंसान हैं हम, क्योंकि नासमझी हमारे अंदर घेर चुका है। हमने रहन सहन, बोली, व्यवहार सब कुछ बिगाड़ लिया है अपना। बाद में लोगों को ढूंसने के लिए आगे चलते हैं। क्रोध बहुत ज़्यादा, लोभ के कारण इंसान का जान लेने को तैयार है। आज दुनिया में देख लो, न्यूज़ पढ़कर देख लो, टीवी देख लो, अखबार देख लो, हालत क्या है। ये सब क्यों हो रहा है, इन सब बिंदुओं पर कवि का हमला रहेगा इस कविता में। तो दोस्तों, अब मैं सीरीज इसका स्टार्ट कर चुका हूँ, पोइट्री का सीरीज ऑफ पोइट्री। बारी से एक एक पोइट्री आपको मिलता जाएगा। आपको बस यही कहना है दोस्तों, अपने साथ बुक आप जरूर रखोगे ताकि आपको समझ में बेहतर आए। इस कविता को बहुत ज़्यादा बोला नहीं, मतलब नस नस में फिट कर दूंगा आपको, एकदम हड्डी पसली तोड़ कर एकदम बढ़िया से आपके अंदर एकदम झाड़ के रखूंगा इस कविता को। और एक एक सीरीज आपको मिलते जाएंगे दोस्तों। कुछ वीडियोज़ में मेरे देरी हुए हैं, लेकिन अब वीडियोज़ आपको जल्दी जल्दी मिले। कुछ कारण मेरे साथ कुछ हालात उल्टा कुछ गुजर रहा था, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि सप्ताह में कम से कम 3 से 4 वीडियो हो। 15-20 दिन में करीब एक वीडियो आपको मिल रहा था, लेकिन अब कम से कम सप्ताह में 3 से 4 वीडियो में अपलोड करने की अपनी पूरी कोशिश रखूँगा। तो एक सीरीज ऑफ राइटिंग स्किल्स शुरू हो चुका, उसके ट्रिक्स आपको मिलते जाएंगे। अब देर नहीं होगा दोस्तों सच्ची। और सीरीज ऑफ पोइट्री आपको आज आगाज मैंने किया है, मैंने कहा है। अब इसका एक एक पोइट्री शुरू होगा। बुक आपके पास अपने होना चाहिए, और फिर एक ग्रामर फॉर बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं वो सारी चीज़ आपको एक सीरीज शुरू कर दूंगा। जो ग्रामर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़, रिमूव टू हो, प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल हो, जो भी वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो बस आप लोग कमर कस के तैयार हो जाओ, पूरे एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक होकर विद्यार्थी बनने के लिए, विद्या का अर्थी उठाने के लिए नहीं। ओके, तो बस जियो जिंदगी कुछ इस तरह कि अंत में बदबू ना आए तेरे कफन से, पढ़ो मन से, बढ़ो मन से, प्यार करो एक आदर्श जीवन से। एक आदर्श जीवन से प्यार करो, पढ़ो मन से, बढ़ो मन से, लड़ो मन से। आदर्श जीवन से प्यार मतलब ऐसा जीवन कि लोग सोचे कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदगी जिए तो ऐसा हो, ऐसा नमूना हम बने। और जियो जिंदगी कुछ इस तरह कि अंत में बदबू ना आए तेरे कफन से बदबू आए, ऐसा जीवन जीना धिक्कार है। तो कवि की कविता जो पढ़ाऊंगा एकदम नस नस में बिठाऊंगा मैं आपको। बस इसको केवल मार्क्स उठाने के लिए नहीं रखोगे दोस्तों, जीवन में उतारोगे। तो आप भी तैयार हो जाओ मेरे साथ, मैं भी तैयार हूँ। कम से कम 3 से 4 वीडियो अब सप्ताह में आपको मैं एग्जाम तक आपको जितना ज़्यादा हो सके मैं कोशिश करूँगा। 3 से 4 वीडियो कम से कम सप्ताह में आपको मिले पर वीक। ओके, बाय बाय दोस्तों, तैयार हो जाइए।